अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सना। आज फिर हाजिर हुए हेल्थ आर के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है, लोग ज़्यादातर इस टॉपिक के बारे में बात करना ज़्यादा अच्छा नहीं समझते, लोग बात नहीं करते, ना हमारी सोसाइटी में इतनी नॉलेज है, अवेयरनेस की बहुत कमी है। इस सिलसिले में हमने दावत दी है डॉक्टर जाहिद हुसैन को, जिनकी स्पेशलिटी इंटरनल मेडिसिन है और ये इन्फेक्शन डिजीज़ के ऊपर काम करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एड्स के बारे में, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, जॉन्डिस, साथ में टीबी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे और रेबीज़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा कि ये इन्फेक्शन डिजीजेस होती क्या हैं? लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। जी, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो मुतअद्दी बीमारियों को कहते हैं, जिसमें जो बीमारियां आती हैं जो जरासीम से जो है ना इंसान को लगती हैं। होता यह है कि कोई जरासीम होता है, वो किसी भी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर वो बीमारी कराता है और ये बीमारी आगे दूसरे को भी फैल सकती है। तो इन बीमारियों को जो है ना वो इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये होती किस चीज़ से है? देखिए, होती सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो जरासीमों से ही होती हैं। उसके अलग अलग इकसाम होते हैं, मगर जो है होती सारी ऐसी जरासीमों की वजह से ही होती है। आप इकसाम के बारे में बात करें तो इकसाम क्या मतलब, मुझे बताएंगे? लोग कहते हैं कि इन्फेक्शन में या तो वायरल इन्फेक्शन है या नॉर्मली लोग बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो यूजुअली हमने देखा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल, दोनों में एंटीबायोटिक दी जा रही होती है। तो इनमें फ़र्क क्या होता है? देखिए, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उसमें 4-5 किस्म के जरासीम आते हैं। जो सबसे छोटे होते हैं वो होते हैं वायरसेस, वो सबसे छोटे होते हैं और उनको जो है इंसानी जिस्म में दाखिल होना होता है ज़िंदा रहने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे बैक्टीरिया होते हैं, वो उनसे थोड़े से बड़े होते हैं और वो हमारे जिस्म पे भी बैठे होते हैं, खाने पीने में भी आ जाते हैं। तो वो फिर जो है बीमारी कराते हैं आगे, जब अंदर जाते हैं किसी गलत जगह पे पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद जो फफूंदी होती है, उसके बाद दूसरे प्रोटोजोआ जिनको बोलते हैं, जिसमें मलेरिया आ जाता है, या फिर जो है अपना एक दो और बीमारियाँ उसमें आ जाती हैं, जैसे गिल्टियाँ वगैरह कराता है जो। उसके अलावा जो है बहुत सारे दूसरे पैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं पेट में। तो ये सारी जो है ना, इन पूरे ग्रुप जो भी गुच्छा है ना पूरा, इसको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही बात की। डॉक्टर साहब, मुझे बात बताइएगा कि अब आपने पैरासाइट की बात करी, कुछ ऐसे जरासीम जो पेट में हो जाते हैं, वॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं, सही से बच्चों का पेट भी खराब हो रहा होता है। इस तरह कोई फंगल इन्फेक्शन होते हैं, स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो गया, सही है, नज़ला जुकाम है बैक्टीरिया की वजह से हो गया, वायरल है जैसे आप समझे कि मलेरिया है, वो वायरल इन्फेक्शन में आ गया। लेकिन इन सारी डिजीजेस में अगर हम देखें कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है एंटीबायोटिक का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी स्पेशलिटी जो है वो इन्फेक्शंस की डिजीजेस पे है। तो आप बताइए एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है इन सारी डिजीजेस के ऊपर? देखिए, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरसेस में तो कोई उसका रोल नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, तो वायरसेस में तो आप भले उनको जो है आप देते भी हैं तो वो एक दिमागी तौर पे डॉक्टर को सुकून मिलता है कि मैंने अपना जो है ना दे दी एंटीबायोटिक, मगर उसका बीमारी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर वायरस के बाद कोई दूसरा बैक्टीरिया आके जब इन्फेक्ट कर देगा तो उसमें जो है एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। मगर जो वायरस है, जैसे आजकल H3N1 का जो चल रहा था, वायरस चल रहा था, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक देने की। इसमें सिर्फ पेनाडोल और पानी वगैरह पीना है और ये खुद से ही ख़त्म हो जाएंगे। जो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है वो होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, वो भी मतलब बिना उसको तस्दीक किए, बिना तशवीश किए देना, उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होती है और गलत एंटीबायोटिक भी दी जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ का इलाज नहीं हो पाता। तो एंटीबायोटिक्स के हवाले से तो हमारे पास बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और जो भी इधर उधर जाता है तो उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और उसी की वजह से हमारे पास जो आजकल बैक्टीरिया जो जरासीम है वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गए हैं। कुछ केसेस में तो हमारे पास उनके ऊपर मतलब वो मुज़म्मत ही हो गए हैं। जी बिल्कुल। उनके ऊपर आप जो भी एंटीबायोटिक्स देते हैं वो काम नहीं करती और वो कभी कभार अगर कोई जानलेवा इन्फेक्शन कराते हैं तो पाकिस्तान में आपके पास उनकी दवाई नहीं होती। बिल्कुल, तो ये बहुत, और वो इतना जल्दी आपको जो है ना किल कर देते हैं कि मतलब आप कुछ भी नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, हर शो में हम तकरीबन यही बात कर रहे हैं, हर डॉक्टर को बुला के हम यही इसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है इस वक्त डिजीज़ेस के ऊपर, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस मतलब बोला जाए कि हमारी जो ताकत है वो फाइट नहीं कर पा रही है जरासीम के ऊपर, और जो दवाइयाँ हैं वो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचते इतने कि हम दवाइयाँ दे सकें। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HIV, हेपेटाइटिस, टीबी और साथ में ही रेबीज। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि HIV जिस तरह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह फैल रहा है, तो ऐसा है वाकई में? जी देखें, जो HIV के न्यू केसेस जो है ना, जो इस साल में जो है वो आए हैं, तो 10,000 केसेस हैं
ये बहुत बड़ी रेशो नए है। जो केसेस हैं ये बहुत बड़ा है। असल में HIV जो है वो आम आवाम को ऐसे इम्फेक्ट नहीं करेगा, ठीक सही है, है। अगर कोई बहुत ज़्यादा दूसरे फैक्टर्स नहीं आ जाते। यूजुअली वो कुछ लोगों मतलब कुछ पॉपुलेशन जिसको कहते हैं उनमें ज़्यादातर पाया जाता है। तो 10,000 न्यू केसेस आना ये बहुत ही अलार्मिंग बात है। ये ओवरऑल पाकिस्तान की बात है जी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10,000 ही हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो बहुत ज़्यादा लोग टेस्ट भी नहीं कराते, Undiagnosed। बहुत सारे अनडायग्नोज चल रहे हैं, बहुत सारे ही जो है ना मतलब पाकिस्तान में अनडायग्नोज चल रहे हैं। अगर इसी रेट को लेते हैं ना 10,000 को, तो फिर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। दूसरे मुल्कों में अभी नए केसेस की जो है ना मिकदार ख़त्म होती जा रही है, नया केस नहीं आ रहा उनके पास, जो पुराने चल रहे हैं उसी का इलाज हो रहा है। सही। हमारे पास 10,000 न्यू केसेस, और इसमें बहुत बड़ी जो अलार्मिंग सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना वो ये है कि जो बच्चे हैं जो जिनके माँ को ना बाप को HIV है, उनको भी जी HIV आ बिल्कुल, रहा है। मैंने अभी कुछ केसेस मेरे सामने भी जी। ऐसे आए हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स को वो जी। नेगेटिव है लेकिन बच्चों को है। बिल्कुल। तो ये जो है बहुत ही अलार्मिंग चीज़ तो ये है कि उस बच्चे को जो कि मतलब, और ये बच्चे में उस तरह से डायग्नोज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रेंड है, और ये जो है मतलब एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है ये, मतलब HIV के हिसाब से हमारे मुल्क की। अच्छा, हम ओवरऑल नहीं, हम अपने मुल्क के बारे में बात करेंगे। हमारे मुल्क में आपको क्या रीजन लगता है सबसे ज्यादा इसका फैलने का? देखिए, रीज़न जो है वो जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेज है ना, आप अवेयरनेस से काफ़ी उसका लोड कम कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो एक तो अवेयरनेस नहीं है, और दूसरा जो है फिर वो टेस्टिंग वगैरह के इश्यूज होते हैं कि टेस्ट टाइम पे नहीं हो पाता, तो उसका आपको पता नहीं लगेगा, उस मरीज को है वो फैलाता फिरेगा। बिल्कुल। गया नाई के पास, उससे शेव कराया, वहां से जी, फिर किसी बिल्कुल। को लग गया, या अगर कोई जो Blood इंजेक्शन transfusion वगैरह वगैरह। यूज कर रहा है या फिर किसी चीज के लिए, तो वहां पर दे देगा। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो है वो अपना दे आता है, वैसे तो आजकल स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट हो गए हैं, मगर वहां पर फैला सकता है, वाइफ को दे सकता है। तो आपको पता नहीं है कि मतलब कितनी जगहों पे वो खुद से फैला सकता है। तो एक तो टेस्टिंग जो है उसमें बहुत रैम्प्ड अप है अभी, जो है ना CDC वगैरह ने बहुत इस पे मेहनत की है कि काफ़ी सारे लोगों की टेस्टिंग हो, मगर बेसिकली तो पहला मसला टेस्टिंग का है। दूसरा जो है ना इसमें स्टिग्मा है कि HIV की टेस्ट अगर मैं किसी को बोलूंगा ना मुझे आपकी HIV की टेस्ट बिल्कुल, आप करानी सही कह रहे है, हैं। तो वो अचानक से परेशान हो जाएगा, यार मुझ में क्या मतलब, मैं ऐसा दिखता हूँ। हाँ। तो एक उनको वो डर आ जाता है कि यार नहीं, मैं फिर वो उससे भाग जाते हैं। सोशल प्रेशर भी है। जी, सोशल प्रेशर होता है, लोगों की भी मतलब बहुत ज्यादा उसके खिलाफ एटीट्यूड जो है ना HIV के खिलाफ बहुत खराब है। असल में हमने ना HIV को बहुत कोरिलेट कर दिया है गलत चीज के साथ, जी। जबकि अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत सारे रीज़न है, उन पे भी हम लोग बात करेंगे, मगर जो हमारा फैलने की वजह है वो ये 2-3 वजूहात हैं। और दूसरा तो बाकी जो इंजेक्शन ड्रग यूज़ करते हैं, तो वो तो ज़ाहिर ये टेस्ट भी सही से नहीं करा पाएंगे, वो ना दवाई वगैरह भी सही से खा पाते हैं, क्योंकि वो उनके अपने इश्यूज दूसरे भी होते हैं। तो उनमें तो उनको भी ढूंढना पड़ता है। हम मतलब हैं इदारे जो काम कर रहे हैं, मगर बेसिकली जो रीज़न है ना वो ये है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा है, बच्चों में भी आजकल बहुत फैल रही है, तो आपको लगता है ये भी एक रीजन है? देखिए, ड्रग एडिक्शन जो है ना वो उसको हम लोग की पॉपुलेशन बोलते हैं, और उनमें तो उनमें बहुत ज़्यादा उसका चांस होता है फैलने का। तो ड्रग एडिक्शन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, और क्योंकि ये नशे का भी एक लेडर होता है ना, एक सीढ़ी से ऊपर जाता जाता है, तो अल्टीमेटली वो आके IV पे पहुंचता है, और जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं ना, तो वो फिर आपस में सेम इंजेक्शन यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांस होता है उसके फैलने का। हाँ, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। जो हमारे पास जो पाकिस्तान में दूसरे भी काफ़ी सारे मतलब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ना HIV इतना ज़्यादा फैल रहा है। एक तो जो बीच में हुआ था, बहुत ही अंडर स्टैंडर्ड लैब्स थी जो HIV को सही से टेस्ट नहीं कर रही थी। जी बिल्कुल। तो उसमें फिर मिस हो गया, तो और कितने सारों को लग गया। एक तो ये इशू भी है, हॉस्पिटल्स जो हैं अभी तक, हम लोग अभी 21st सेंचुरी में हैं, और मतलब क्वार्टर पास द 21st सेंचुरी, अभी तक हम लोग इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन ही यूज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो हॉस्पिटल्स में कभी कभार इस तरह केसेस भी आ जाते हैं। कौन से आप बताते हैं, किन एरियाज में ये हॉस्पिटल्स पाए जाते हैं जहाँ पर ये हो रहा है? देखें, जो ये क्वाइकली है या मतलब नहीं, ये जो है कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो यूज कर रहे हैं, मतलब कभी कभार उनसे मतलब अब वो किस तरह से हो रहा है ये तो मैं मैल प्रैक्टिस, मतलब आप कह रहे हैं कि बीइंग अ डॉक्टर भी है, ऑथेंटिक हॉस्पिटल्स में मैल प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, उसमें हो रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब मैं ये चला जाऊँ वहाँ पर इंजेक्शन लगवाने, मुझे उसने यूज़ किया हुआ इंजेक्शन दिया, मुझे लग गया। तो इसके लिए क्या एहतियात जरूरी है कि हम अपने खुद से इंजेक्शन लेके जाएं? हाँ, आप अपने उनको बोलें कि मैं अपना इंजेक्शन लेके आता हूँ, नया इंजेक्शन खरीदें और अच्छी क्वालिटी का इंजेक्शन खरीदें।
तो उसके बीच में डॉक्टर साहब मैंने कुछ वीडियोस देखे, उसमें था कि जो इंजेक्शंस जो हैं वो हॉस्पिटल्स गार्बेज करते हैं, वो इंजेक्शंस जो है वो दोबारा रीपैक होके भी यूज होते हैं। बिल्कुल, हमारे पास इस तरह का भी केस आया था जो कि इंजेक्शन जो है वो उठाता था, मतलब कबाड़ से, मतलब वो इंजेक्शंस को रिसाइकिल करता था, उसमें से उसको HIV लग गया था। ओह माय गॉड। हाँ, तो ये वाले भी केसेस हैं। तो कैसे हम क्या लोगों को बताएं, जो छोटे क्लिनिक्स हैं, छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वो किस तरीके से अपना वेस्ट डिस्पोज करें? देखिए, वेस्ट डिस्पोजल तो एक बड़ा टॉपिक है। वेस्ट डिस्पोजल जो है ना, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो तो उस पर तो काम करना पड़ेगा, वो तो गवर्नमेंट इदारों को और इनको। मगर जो छोटी मोटी सी चीज़ है बेसिकली वो यही है कि मतलब आप इंजेक्शन जो है ना, वो इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन कभी भी यूज़ ना करें। ठीक है। नाई के पास जा रहे हैं तो आप जाके अपना ब्लेड लेके जाएं, अपनी मशीन हो या फिर अपनी सिजर्स हो, कैंची, तो वहाँ पर अपनी चीज़ें लेकर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके अलावा जो है ना, टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पर जो है ना, क्योंकि हम लोग तो रूटीन में स्क्रीन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी गाइडलाइन है, हम लोग जो है ना उसी वक्त कोई पेशेंट आता है, मतलब यंग है और अनएक्सप्लेन है, हम लोग तो वैसे ही मतलब उनमें स्क्रीनिंग की कोई रोकथाम नहीं है, कंसेंट वगैरह उस चीज़ का लेना नहीं है, इजाज़त नहीं लेनी, आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आप जो है ना, अगर कोई भी है तो मतलब आप टेस्ट करा लें जी। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, जैसे अब किसी को इन्फेक्शन लग गया है तो उसको पता कैसे चलेगा कि मुझे इन्फेक्शन हुआ है? जी, अब आते हैं कि थोड़ा सा मैं इसमें 4-5 चीज़ें जो है ना वो मैं बता दूं कि फैलता कैसे है बेसिकली इन्फेक्शन ना। तो हमने 2-3 चीज़ें तो डिस्कस कर ली, इंजेक्शन यूज़ किया हुआ इंजेक्शन, उसके अलावा जो है खून की थैली से, तीसरा जो है जिनसी ताल्लुकात से लगता है, ठीक है, और जो है ना बहुत दफ़ा उससे लगता है, मगर इस तरह नहीं है सिर्फ उसी से लगता हो, ठीक है। चौथा जो है ना, माँ से बच्चे को भी लग सकता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। तो कोई भी किसी को भी अगर पॉजिटिव आता है ना, तो फिर अपने कॉन्टेक्ट्स जो भी हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, सबको टेस्ट कराना होता है, या फिर हस्बैंड है, बच्चे हैं, जी, पूरी फैमिली को स्क्रीन कराना होता है। अब जब आता है तो उसकी कोई ऐसी खास अलामत नहीं होती। जब शुरू में HIV का इन्फेक्शन लगता है तो उसमें आपको गले का इन्फेक्शन ही महसूस होता है। अच्छा, नॉर्मल थ्रोट इन्फेक्शन, जो सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं हम लोग, वायरल बोलते हैं, गले का इन्फेक्शन होते हैं, गले की खराश बोलते हैं, तो उसमें उसी तरह का ही होता है इन्फेक्शन। और कभी कभार कोई गिल्टियां बनना शुरू हो जाती हैं और बुखार आता है, 1 महीने के अंदर ये चीज होती है। उसके बाद वो चुप हो जाता है इन्फेक्शन। बहुत सारे केसेस में, इस तरह नहीं है हर केस में वो चुप हो जाए, मगर चुप हो जाएगा इन्फेक्शन, वो जिस्म में नुकसान करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, वहाँ पर ग्रो करता रहेगा, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को कम करता रहेगा, और वो 5 या 6 साल बाद, अमूमन इस तरह होता है, 5-6 साल बाद जो है ना, तब आके आपको फिर बार बार इन्फेक्शन लगना शुरू होंगे। जी, बार बार इन्फेक्शन लगना शुरू होंगे, मुंह में सफ़ेद छाले पड़ना शुरू होंगे, जिस्म पे नोड्स वगैरह बनना शुरू होंगे, TB का आना शुरू हो जाएगा, मोशन आना शुरू हो जाएगा, मोशन बहुत ज़्यादा उनको लगे रहते हैं तो मोशन आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जिस्म पे, जल्द पे निशान आना शुरू हो जाते हैं, जैसे फंगस इन्फेक्शन जो आप बता रही थी ना, जो खाल का खारिश वाला इन्फेक्शन होता है, इस तरह के। बालों में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ, वज़न में कमी, बेसिक ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें फिर आना शुरू होंगी, जिसको हम लोग एड्स बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम चलेंगे ब्रेक के जाने पर, और इसी टॉपिक को ब्रेक के बाद, नाजरीन जो है, इसी टॉपिक को हम ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह हम आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम दोबारा हाजिर हुए हैं। अब हम यहीं से जो हमने टॉपिक पे बात कर रहे थे HIV के बारे में, वहीं से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, अब पेशेंट जो है उसको साइन एंड सिम्टम्स ही पता चल गए कि उसको क्या हो रहा है, सही है, उसने टेस्ट भी करा लिया, टेस्ट में पॉजिटिव भी आ गया वो। अब बताएं कि अब आगे क्या मराहिल हैं, उसको क्या करना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ दिखाना है? क्योंकि अब ये ना कि ये एक ऐसी बीमारी है कि आप नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। तो हमें एक तो डॉक्टर के बारे में बताएं कि हमें जाके दिखाना कहाँ है। दूसरा ये बताइएगा कि हमारी ये हुकूमत जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, बहुत सारी कंट्रीज में हमने देखा है कुछ डिजीजेस के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, और हमारे में जैसे पोलियो पे काम किया जा रहा है और डिजीजेस पे भी काम किया जा रहा है, तो हम इसके ऊपर कितना काम कर रहे हैं? जी, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उसको मरीज़ को जाना कहाँ है। तो पाकिस्तान में हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है सेंटर्स डेवलप किए हुए हैं, HIV के सेंटर होते हैं वो। वहाँ पर आप भले HIV का ना बताएं, मगर हेव वगैरह हम लोग जो हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं लफ्ज़, इसका हेव यूज़ करते हैं, ताकि
मतलब लोगों वो को पता ना चले। स्टिग्मा हाँ उससे हट जाए। तो वहाँ पर हिप सेंटर के पास चले जाएं, वहाँ पर जाके और वहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनसे रुजू करें, वो उनका मुआयना करेंगे, उनसे हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद कुछ टेस्ट कराएंगे और कुछ चीज़ें जो है ना उसमें फिर वो रूल आउट करनी होती है बेसिकली, कि देखना होता है कि ना हो मरीज़ को। उसके बाद उसका इलाज शुरू होता है, HIV की दवाई शुरू कर दी जाती है। और जो है अब गवर्नमेंट काम कहाँ पर आती है, तो CDC जो इदारा जो इस चीज़ को चलाता है, तो वो उसने पूरे पाकिस्तान में सेंटर्स उसने बनाए हुए हैं। उनके पास मुफ्त टेस्टिंग भी होती है, अच्छा, मुफ्त इलाज होता है उस चीज़ का। और उसमें जो है आपके जो भी HIV की दवाइयाँ हैं वो मुफ्त दी जाती हैं। काफ़ी सारे सेंटर्स पे जो HIV में दूसरे इन्फेक्शन लगते हैं उनकी भी दवाइयाँ दी जाती हैं। और उसमें काफ़ी महंगे टेस्ट हैं, जैसे HIV PCR होता है, वो 30,000 का टेस्ट होता है, तो वो सारा मुफ्त में होगा उनका। अच्छा जी। उसके बाद भी हम नहीं करा रहे टेस्ट? देखें टेस्टिंग तो बहुत आसान हो गई है, अभी कोई भी लैब जो है HIV का टेस्ट करा सकता है। तो अगर कोई रिस्क फैक्टर्स, कोई भी ऐसे मतलब रिस्क है किसी को, तो टेस्ट कराने में, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा मतलब अगर है तो आप टेस्ट कराएं। और उसके बाद जो है ना इलाज इसका मुफ्त इलाज होता है, इसका इलाज पूरी ज़िंदगी चलता है। अच्छा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है इलाज के साथ? जी, आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो आपका जो है ना इलाज पूरी ज़िंदगी चलेगा और वो रोज़ाना ज़्यादातर तो एक ही गोली होती है, वो चलती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में समझें आप, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है जब इन्फेक्शन ट्रीट होता है। तो वो इंसान जिसको HIV है वो बिल्कुल बच्चे पैदा कर सकता है, नौकरी कर सकता है, कोई भी नौकरी जो हो। बच्चे होंगे वो पॉजिटिव होंगे? हम लोग उस चीज़ को देखते हैं, पॉजिटिव नहीं होंगे। हम लोग इसी चीज़ का ख्याल रखते हैं कि उसमें उनकी वाइफ को दवाई लेनी होती है, उसके दौरान अगर वाइफ नेगेटिव है, अगर खातून को भी है तो उसको दवाई कंटिन्यू रखनी होती है। उसके बाद उसकी तशवीश होती है, बच्चे से पहले काउंसलिंग होती है पूरी, ठीक है, ये पूरा अमल होता है। मगर मैं वैसे बता रहा हूँ कि ज़िंदगी जो है ना वो अपनी, जैसे नॉर्मल इंसान, जैसे दूसरे इंसान जीते ना, उसी तरह ही जिस मरीज को HIV है वो भी उसी तरह ही जी सकता है। तो उसमें कोई उसका जो है ना फर्क नहीं है। बस उसको एक काम करना है, उसको रोजाना एक दवाई खानी है, ठीक है। मंथली जो 3 महीने पे जो भी डॉक्टर उसको बुला रहा है जिस वक्त पे, उस वक्त उसने डॉक्टर के पास जाना है, उसके कुछ टेस्ट होते रहेंगे और उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और वो नॉर्मल काम कर सकता है और वो किसी को फैलाएगा भी नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोग ना असल में डरते हैं इस बात से कि लोग उनसे मतलब कता ताल्लुक कर लेते हैं, मिलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, इसलिए लोग बताते भी नहीं है कि उनको कोई ऐसी बीमारी हुई है। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या वो फैलाने वाली स्टेज पे होते हैं? देखें, जो HIV है ना, हमने बात तो कर ली कि कैसे फैलता है, अब बात करते हैं कि कैसे नहीं फैलता। ठीक है, तो HIV जो है खून, जैसे खून जो होता है ना मरीज का, उसके अंदर HIV पड़ा होता है। तो अगर उसका खून किसी के खुले हुए जख्म को लगता है तो इस तरह से फैल सकता है, लेकिन ना उसकी थूक से फैल सकता है और ना उसके हाथ मिलाने से फैल सकता है, ना साथ खाने से फैल सकता है, बर्तन शेयर करने से। बिल्कुल आप उसके साथ खाना खा सकते हैं, उसके साथ आप हाथ मिला सकते हैं, उससे मतलब नहीं फैलेगा HIV। ना उसके सामने सांस लेने से कोई इस तरह का उसका तरीक़ेकार नहीं होता फैलने का। फैलने के यही तरीके होते हैं, खून से उस दूसरे के खून में जाएगा, वहाँ से। हाँ, एक और चीज़ थी जो फैलने वाली थी, तो माँ जब दूध देती है ना बच्चे को, तो उसमें भी फैल सकता है। अच्छा, हाँ, एक ये मुझसे मिस हो गई थी। तो बाकी दूसरे जो सेक्रीशन है, जैसे थूक है, उसमें नहीं होता। तो आपका जो मतलब जो HIV जिस मरीज को है, तो वो अपनी जिंदगी मतलब बच्चों के साथ बैठ सकता है, खेल सकता है, वो अपने काम नॉर्मली कर सकता है, एक्सरसाइज कर अगर उसकी हेल्थ सेहत उसको अलाउ करती है। जब वो इलाज वगैरह आगे चला जाएगा तो वो पूरी तरह से नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने अभी HIV के बारे में बात की, अब बताएं कि हेपेटाइटिस A, B, C इसमें और उसमें कितना फर्क है? देखें, जो इनके असल में वो तो अलग किस्म के वायरसेस हैं। HIV अलग किस्म का है, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, ये 5 हेपेटाइटिस के वायरसेस होते हैं। तो जो हेपेटाइटिस A है और जो हेपेटाइटिस E है, ये इनमें भी इनका थोड़ा सा अलग ग्रुप है जी। ये गंदे पानी से, गंदा पानी जो होता है ना, उसमें से अनहाइजीनिक, जैसे कोई मतलब वो किसी के अनहाइजीनिक हाथ हैं, फीकल ओरल रूट कहते हैं, कि किसी के पखाने से और पानी खराब हुआ, या फिर जो है कोई उसका जो भी गन्ने की रस या इस तरह की चीज़ें जो भी होती हैं। अब हमारे पास इसके डेटा नहीं है कि हमारे पास जो उसका ट्रांसमिशन है सबसे ज़्यादा किससे होता है, मगर बेसिकली होता ये है कि पखाना जो है वो पानी के साथ मिक्स होता है, और वो जब किसी के कोई पानी पी लेता है इतना गंदा पानी, कभी सीवरेज की लाइंस मिल जाती हैं पानी की लाइन के साथ, बिल्कुल, तो उसमें फिर ये दोनों वायरसेस हो सकते हैं, हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E। इन दोनों के इलाज में यूजुअली कोई एंटीबायोटिक नहीं होती।
ठीक है, इन दोनों का इलाज पानी से और इनकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट से, कि मतलब जो उनको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है या उल्टियाँ हो रही हैं, तो उस चीज़ का इलाज करने से इनका इलाज खत्म हो जाता है, इलाज हो जाता है। 4-5 दिनों का इसका जो है देखना होता है कि तबीयत कैसी चल रही है, तो खत्म हो जाता है इन्फेक्शन। मगर जो हेपेटाइटिस ई है वो अगर किसी को प्रेगनेंसी में होता है, कोई प्रेगनेंसी में अगर होता है तो उसमें वो जानलेवा होता है। अच्छा। हाँ, उसमें बहुत ही मुश्किल होता है उसका खतून का बचना अगर उसको हेपेटाइटिस ई हो जाए। तो इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं उनको कहते हैं आप उबला हुआ पानी पिएं, और जो है उसमें आप रिस्क ना लें, उसमें गंदा पानी कभी भी हम लोग जो है ना हमेशा कहते हैं कि उसको अवॉइड करें। उबला हुआ पानी मतलब अगर हम फिल्टर पानी है उसको भी उबालें? उसको भी उबालें, बिल्कुल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, क्योंकि साल्मोनेला और वो भी होते हैं, मगर हम लोग हेपेटाइटिस ई पे हैं, तो जो हेपेटाइटिस ई है वो आपने उबाल के पानी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए तो हमेशा मतलब उबला हुआ पानी होना चाहिए, बहुत सारी बीमारियों से बच जाती और साथ टेस्ट भी कराती रहे हेपेटाइटिस का? नहीं, हेपेटाइटिस ई का और ए का रूटीन में टेस्ट नहीं होता, उनका तभी होता है जब वो किसी को जो है ना रिस्क फैक्टर्स या फिर जॉन्डिस, या जैसे आप बता रही थी जॉन्डिस, तो किसी को अगर पीलिया आना शुरू होता है, किसी को बहुत ज़्यादा दर्द आना शुरू होता है मतलब दाईं तरफ, या उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, और पीलिया के साथ यहाँ टेस्ट करते हैं हम लोग, उसमें जिगर के एंजाइम जो है वो बढ़े हुए होते हैं, तो उसमें उसका टेस्ट बनता है। और डॉक्टर साहब बी और सी के बारे में आप क्या कहते हैं? जी, तो जो बी और सी हैं और कुछ हद तक डी भी है, तो ये थोड़े से उनसे अलग हैं। इनका जो ट्रांसमिट होने का जरिया है, फैलने का जरिया है, वो HIV की तरह का है, कि मतलब खून की थैली से, इंजेक्शन यूज से, और जो है आपका और जो है सेक्सुअल मतलब जो जिनसी ताल्लुकात हैं उनसे, और उसके अलावा जो है कोई खून से मिलाप हो गया, माँ से बच्चे को जा सकता है, तो इन चीज़ों से वो फैलते हैं दोनों। अच्छा, इसमें भी माँ से बच्चे को जा सकता है? बिल्कुल, ये तीनों जो है HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये तीनों जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन इसको कहते हैं, माँ से बच्चे को जो जाता है, तो इसमें ये करा सकते हैं। अब इसीलिए प्रेगनेंसी में, जो कि हमारे पास पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है ना HIV का टेस्ट नहीं हो रहा था, जबकि दोनों होने चाहिए मुझे लगता है। आपको हेपेटाइटिस बी भी टेस्ट करना है, हेपेटाइटिस सी भी टेस्ट करना है, और HIV भी टेस्ट करना है। इसको ट्रिपल टेस्टिंग कहते हैं। ये अभी मंजूर शुदा है, गाइडलाइन कहती है कि ये तीनों टेस्ट करें। जी बिल्कुल, भले कोई कंसेंट लेकिन यूजुअली मैंने देखा है कि गायनिक जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करते हैं। असल में इसकी थोड़ी सी अभी अवेयरनेस, ये अभी गाइडलाइंस आई हुई है, कुछ अर्सा हुआ है, मगर इसकी थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है ताकि ये जो है ना डिसेमिनेट हो इन्फॉर्मेशन। तो हेपेटाइटिस बी, सी और HIV ये तीनों का टेस्ट होना जरूरी है, और ये तीनों का तरीकेकार फैलने का एक ही जैसा होता है। सही। अब आप मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, हमने हेपेटाइटिस A, B, C और D के बारे में बात करी और E के बारे में बात करी, इसका इलाज किस तरह करा जाता है? देखिए, हेपेटाइटिस A और E का तो मैंने जैसे इलाज बताया उसी तरह होता है। हेपेटाइटिस B और C के इलाज से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि करती क्या है। हेपेटाइटिस B अगर किसी को है, और इसका थोड़ा सा लोड के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस B और C जो है ना चुप करके जिगर में बैठ जाएंगे, वो कुछ भी नहीं करते, ऐसे ही हमने देखा है जी। वो जो है कोई भी बीमारी आपको नहीं कराएंगे, और वो ऐसे ही बैठ के नुकसान करेंगे मतलब जिगर में ना, जो इनका। इसीलिए पाकिस्तान में जो है जो नया डेटा है उसमें 13 to 14 मिलियन लोगों को जो है हेपेटाइटिस B और C है। अच्छा। हाँ, और इसका मुझे तो अपना डर लग रहा है। तो इसीलिए हेपेटाइटिस B और C की गाइडलाइन है कि हर इंसान को टेस्ट कराना चाहिए पाकिस्तान में बैठ के। हाँ। तो हमेशा जल्दी तो वैक्सीनेशन के लिए हम बोल रहे होते हैं वैक्सीन कराओ। तो हेपेटाइटिस B और C का इतना ज्यादा लोड है, बहुत सारे लोगों को होता है, उनको पता भी नहीं होता, और वो जब किसी हॉस्पिटल में जाके दाखिल होते हैं किसी बड़े मसले के लिए, वहां पर जाके पता लग रहा होता है। तो इसका ये इशू है। इलाज में हेपेटाइटिस C का 3 महीने का इलाज होता है, खत्म हो जाती है वो बीमारी, उसको हम लोग चेक करते हैं और हेपेटाइटिस C खत्म हो जाती है। उसके कुछ चीज़ें हैं अलग थी, मगर 3 महीने का इलाज यूजुअली होता है इसका, आमतौर पे 3 महीने का होता है। जो हेपेटाइटिस B है उस, और दूसरा ये जिगर के कैंसर का भी रिस्क मैं आपको भी यही पूछने वाली थी कि बताएं डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस C जो है वो सिरोसिस या जिगर के कैंसर तक लेके जाता है, तो वो क्या उसकी अलामत है कि आपको ऐसा लगे कि आप ये मौत तक जाना शुरू हो गए हैं? देखें, उसमें जब हेपेटाइटिस C जब खराब हो जाता है, उस जब लिवर जिगर को इतना ज़्यादा नुकसान दे देता है ना, तो अलामतें कुछ आना शुरू होती हैं, जो कि एक तो पेट फूलना शुरू हो जाता है, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, या तो खून की उल्टी आ सकती है, ठीक है, या फिर गुनूदगी के चक्कर आ सकते हैं उसमें। तो इन चीज़ों से ये एक ऐसी बीमारी है, मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे लोगों को देखा है और एक्सपीरियंस भी किया है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने इर्द गिर्द कि उनको हेपेटाइटिस C हुआ और उसके बाद सिरोसिस तक गए, उसके बाद पेट में पानी भरना शुरू हो गया, और फिर अल्टीमेटली फिर कोई चांसेस नहीं होते बचने के। बहुत मुश्किल होता है उसमें, फिर जो फिर बहुत क्विक होता है ये सब कुछ।
हाँ, इसमें फिर उसको उनको फिर सपोर्टिव मैनेजमेंट ही करनी होती है, क्योंकि इसका मुस्तकिल हल तो फिर नया जिगर लगाना है उसमें। तो जिगर का ट्रांसप्लांट बोलते हैं उसको। वो भी इतना तो आसान काम तो नहीं है जिगर ट्रांसप्लांट नहीं, कराना। बहुत मुश्किल काम है और बहुत एक्सपेंसिव है, और उसमें जिंदगी को भी उसमें भी बहुत ज्यादा रिस्क होता ये है। मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे खुद के बहुत ही करीबी किसी को हुआ सिरोसिस। अच्छा। और वहां पर हम जिगर ट्रांसप्लांट की तरफ हमने बहुत कोशिश करी, और कहने को बड़ा आसान लगता है जिगर ट्रांसप्लांट, लेकिन जब हमने इतनी कोशिश करी उसके बाद हमें पता चला कि जिगर ट्रांसप्लांट कराना बच्चों का खेल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत ही देने वाले के मुश्किल लिए है। भी नहीं है, और जिसको हम दे रहे हैं डोनर उसके लिए भी नहीं है, और जो ले रहा है उसके लिए भी नहीं, दोनों के लिए नहीं है। बिल्कुल। और देखें, बहुत आसान है। बेसिकली जाके टेस्ट कराएं, टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव आता है उसका 3 महीने का इलाज करें, आपकी जिंदगी मतलब जान छूटी इस बीमारी में से। जो हेपेटाइटिस बी है वो भी इसी तरह ही, यही अलामत होती हैं उसकी, इसी तरह ही उसका लंबा जो है ना बीमारी चलती रहती है, आपको पता नहीं लगता। मगर उसमें मसला ये है, उसका इलाज बड़ा मुश्किल है, वो साफ़ नहीं होती। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि उसका स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ज़्यादातर इसका इलाज करते हैं। तो उसमें फिर अलग किस्म का इलाज, उसमें दवाई देनी होती है, वो भी ताहयात चलती है अगर वो क्राइटेरिया पे फिट हो रहा है तो उसको फिर वायरस लोड को कंट्रोल करना होता है। फिर उसमें 2-3 और चीज़ें भी होती हैं। हेपेटाइटिस डी वगैरह आ गया तो उसकी वजह से बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, उसी वक्त तबीयत ख़राब हो सकती है। तो हेपेटाइटिस जो है ना, बहुत ही आसान चीज़ें हैं इनको कंट्रोल करना। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, आप आज टेस्ट कराएं, आपका नेगेटिव आता है, जाएं क्लिनिक्स में, जो है जेपीएमसी, यहाँ पर जो भी यहाँ के बड़े अस्पताल हैं, हर जगह पे अवेलेबल है, सस्ती वैक्सीन है, जाके वैक्सीन लगाएं, सारी जिंदगी आप बच गए हेपेटाइटिस बी में से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि उसका इलाज और अच्छा हेल्थ नहीं केयर है। वर्कर्स को सभी को लगा हुआ होता है। हेल्थ केयर वर्कर्स को रिकमेंडेशन है कि उनको जरूर देना है, मगर हेल्थ केयर वर्कर्स भी बहुत सारे नहीं लगवाते। तो ये जो है ना, हमारे पास पाकिस्तान में सही बात है। वैक्सीन से पता नहीं क्या एलर्जी है, मगर जो है इसको जो है हेपेटाइटिस बी, हम वैक्सीन से तो कितनी बीमारियां हो रही है ना, आपको नहीं पता। हमारी आवाम पता नहीं कौन कौन सी नई बीमारियां लेके आ जाती है कि अगर हम वैक्सीन कराएंगे तो हमें ये बीमारी हो जाएगी, हमें वो बीमारी, मौत जल्दी हो जाएगी, हम मर जाएंगे। पता नहीं कौन कौन से नए नए मिथ होते हैं जो वैक्सीन के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों को मिसगाइड, जो लगा रहे होते हैं उनको भी मिसगाइड कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि जो इसके बारे में जो मिथ्स है ना वैक्सीन के बारे में, वो उसी की वजह से जो है बहुत सारा इन बीमारियों का बर्डन पाकिस्तान के ऊपर बहुत हाई है। मगर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है उसका जो EPI का प्रोग्राम है वो बच्चों के लिए है, मगर वो बहुत अच्छा है, उसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है वैक्सीनेशन पे। खैर, मगर इसका जो हल है हेपेटाइटिस बी का, तो वो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन है, और उसमें सारे ही टेस्ट कराएं, जाके वैक्सीन लगवाएं, आप अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों को, वाइफ को, सबको इस बीमारी से बचा लें। जी डॉक्टर साहब, वैसे तो आउट ऑफ द टॉपिक बात है, लेकिन मैं छोटी सी बात पूछूंगी आपसे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली लोग लगवा रहे हैं फ्लू शॉट्स। तो क्योंकि आपका ताल्लुक इन्फेक्शन से है, तो आप बताएं फ्लू शॉट्स का कितना फ़ायदा है अगर हम लगवा लें इस वेदर के अंदर स्पेशली? जी, तो जो फ्लू सीजन स्टार्ट होता है ना, तो वो होता है सितंबर के अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फ्लू शॉट्स का जो होता है वो कहते हैं कि जो गाइडलाइन, जो रिकमेंडेशन है कि इसी सितंबर में जो है ना आप लगवा लें जाके फ्लू शॉट। बड़ों में एक ही लगता है, बच्चों में कुछ जो बच्चे होते हैं छोटे से तो उनमें 2 लगते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जो आपको इन्फ्लुएंजा होगा ना, इन्फ्लुएंजा वायरस जो आजकल जिसका चल रहा था एपिडेमिक, H3N2 वायरस। हाँ, तो H3N2 वायरस जैसे इसके डिफरेंट स्ट्रेन, डिफरेंट किस्म के जरासीम आ रहे होते हैं, तो वो बहुत शदीद किस्म की बीमारी करा सकता है फेफड़ों की। मगर ऐसा होता है कि जब वैक्सीन लगी होगी ना, तो वो इस तरह की शदीद बीमारी नहीं कराएगा, हल्की बीमारी कराएगा। तो और दूसरा जो है, इसमें बचने के चांसेस भी होते हैं कि कुछ % केसेस में जो है ना ये वायरस को लगने से भी बचा लेती है। तो अब वो चांस पे होता है, उसका अलग जो है ना वो है कि उसका चांस होता है, तो उसकी अलग चीज़ है। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे टीबी के बारे में। जी, टीबी जो है वो ज्यादातर हमारे पास एक मिथ है, जो मैंने देखा है लोगों से बात करके भी, कि उनको लगता है टीबी खाली फेफड़ों की बीमारी है, लंग्स के अंदर होती है। खांसी होगी, अगर बलगम में खून आ रहा है, तो ये अलामत है कि मरीज को टीबी हो गई है। जी। और ये पहले जमाने में आपको होता है, इस पे मूवीज भी बड़ी बनती थी टीबी के ऊपर, और टीबी पे ड्रामे भी बड़े बनते थे कि भाई एक बंदा था, उसको खांसी होनी शुरू हुई, उसके बाद बलगम आना शुरू हुआ, उसमें खून आना शुरू हो गया, अब तो उसको टीबी हो गया, अब ये मरने वाला है, और ये मर गया। तो बताएं कि टीबी जो है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टीबी सिर्फ लंग्स के अंदर होती है या आपके ओवरऑल बॉडी के अंदर होती है? देखें, टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये एक बीमारी है जो एक जरासीम कराता है, बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो जरासीम है दूसरे जरासीमों की तरह ही है ये भी। अगर एक बार आपके सिस्टम में इसका जाना इसी तरह ही होता है जैसे नज़ला जुकाम लगता है। मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपकी सांस मेरे मतलब वो फेफड़ों में चली गई, मतलब किसी मरीज की, अगर टीबी का मरीज है उसकी सांस मेरे फेफड़ों में चली गई, मुझे चांस है कि मुझे टीबी हो जाएगा। ठीक है, पहला जो उसका रास्ता होता है फेफड़ों में होता है,
इसीलिए जो सबसे आम बीमारी वो कराता है वो फेफड़ों की ही कराता है, मगर वहाँ से वो किसी भी उज़्वे में, किसी भी ऑर्गन में वो फैल सकता है। दिमाग में बहुत ज़्यादा देखते हैं हम लोग, आँख की टीबी हमने देखी हुई है, नाक की और ये जो साइनसेस हैं इनकी टीबी हो जाती है, मतलब इसमें दिल की टीबी आ जाती है, दिल की झिल्ली की, पेट की होती है। तो कोई भी ऐसा जिस्म का हिस्सा नहीं है जिसको टीबी छोड़ेगा, वो कहीं भी जा सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो इसकी ट्रीटमेंट है वो कितनी मुश्किल है? कहते हैं कुछ बहुत महीनों तक आपको इलाज कराना पड़ता है, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। देखें, जो टीबी है इसकी थोड़ी सी मैं अलामात भी थोड़ा जो है लोगों को बता दूं कि टीबी की जो अलामात होती हैं वो वज़न में कमी होना होता है। ठीक है, आपको पता नहीं लग रहा आपका वज़न, हाँ, उसमें आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है, हल्का हल्का सा बुखार होता है, जो कि आमतौर पे हम लोग पाकिस्तानी लोग जो है ना इतना ज़्यादा हेल्थ केयर में जाते नहीं है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव लग गई है हमारे लिए ना। तो उसमें होता है ये हल्का हल्का सा बुखार होता है, पेनाडोल ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा वजन गिर रहा है और खांसी आना शुरू होती है। 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी है ना तो आपका पाकिस्तान में रहते हुए बनता है कि आप टीबी के लिए चेक कराएं खुद को। ठीक है, तो आपने टीबी को टेस्ट कराना है। उसमें फिर जो टीबी का जरासीम आता है तो उसका अमूमन तौर पे 6 महीने का इलाज होता है। ठीक है, लगता बहुत बड़ा इलाज है, लगता बहुत मुश्किल इलाज है कि ईंट जैसी गोलियां होंगी, ये होगा वो होगा, बहुत बड़ी बड़ी साइज की। सिर्फ 1 हफ्ता जो है वो मुश्किल होता है इसमें इलाज का, और ये बीमारी आराम से पूरी तरह ख़त्म हो जाती है बॉडी में से। इसके अलग अलग किस्म की जो है ड्यूरेशन है। अगर दिमाग की है तो उसमें थोड़ा सा लंबा होगा, सिर्फ फेफड़े की है तो फिर 6 महीने का होगा। तो वो तो स्पेशलिस्ट ही डिसाइड करेगा कि इनका कितना चलेगा इलाज। मगर ये है कि इलाज इतना इसका मतलब ज़ाहिर है, अब हमारे लिए तो हम लोग तो डॉक्टर हैं, हम लोगों के लिए तो हर चीज़ इजी लग रही होती है इलाज के हवाले से, मरीज़ के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जो है ना वो इतना मुश्किल इलाज हो। बताएं, 9 महीने की दवाइयाँ, वो भी इतनी सारी एक साथ खानी होती हैं, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है हमें? मेरा अगेन वही एक सवाल है जो मैंने HIV के बारे में पूछी है, हम यहाँ पे हमें हुकूमत की तरफ से क्या मिलता है? देखिए, हुकूमत ने जो है जो नेशनल टीबी प्रोग्राम है ना, NTP जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने टीबी के लिए भी हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है ना, मतलब बल्कि तालुके में जो है उन्होंने प्रोग्राम जिसके चला रहे हैं वो लोग, और उसमें वो मुफ्त टीबी की दवाई देते हैं। उसकी जो टेस्टिंग है वो मुफ्त हो रही होती है, और उसके अलावा जो है टोटल जो भी इलाज होगा उसमें वो उसको मुफ्त देते हैं। तो ये दवाइयाँ जो है ये प्राइवेट से इतनी अच्छी मिलती भी नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट से ही आपको मिलेंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में जो है ना वो दवाइयाँ इसमें हर जगह पे पहुँचा रही है। और उसके अलावा जो है आगे फिर टीबी में हमारे पास पाकिस्तान में जो अभी टीबी का बर्डन है, 1 साल में 6,13,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं पिछले साल में। तो ये बहुत ही हाई केस रेट है। हम लोग 6ठे 7वें नंबर पे आ रहे हैं अभी फिलहाल दुनिया में, मगर कुछ ही सालों में हम लोग शायद इससे ऊपर चले जाएं, फिलीपाइंस और चाइना की तरह। तो इसका बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से मुजामती टीबी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसको MDR टीबी बोलते हैं। और ये मुजामती टीबी होती है, इसका मतलब ये होता है कि इस पे जो आम दवाइयाँ ये काम नहीं करेंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका भी मिसयूज़ हो चुका है टीबी की दवाइयों का। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें फिर 18 महीने का इलाज होता है, उसका बहुत मुश्किल इलाज होता है। तो इसलिए अगर किसी को टीबी का मसला है तो वो अपना सेंटर पे जाए, जो अगर ये अलामत आ रही हैं तो। डॉक्टर साहब, आपके साथ हमें शो करके बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेज मिली है मुझे, और मेरी बड़ा मकसद था कि मैं इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लोगों को फराहम कर सकूं। बस मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूं कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी अच्छी नॉलेज जो है, इतनी अच्छी मालूमात जो है लोगों को फराहम करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर हम किसी प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे, दावत देंगे और आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं इख्तिताम की जानिब पे, और आज का जो हमारा शो था आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।